ओके, तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस में गेमीटो का मतलब है गेमीट, दे आर रेफरिंग टू गेमीट, एंड जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो गेमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। अब हमें पता है कि गेमेटोजेनेसिस कहाँ होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में, जो कि अगर हम मेल की बात करें तो टेस्टिस होती है, और अगर फीमेल की बात करें तो ओवरीज होते हैं, करेक्ट। और अगर हम गेमीट की बात करें तो जो मेल गेमीट होता है उसको आप बोलते हो स्पर्म, और जो फीमेल गेमीट होता है उसको आप बोलते हो ओवम। सो गेमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। स्पर्म को बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और ओवम को बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं oogenesis। ठीक है, शुरू करते हैं क्या प्रोसेस है एग्जैक्टली तो मैंने यहाँ पे छोटा सा फ्लो चार्ट काइंड ऑफ बना रखा है। पहले मैं आपको इससे समझाती हूँ, फिर हम थ्योरी में बढ़ेंगे। ठीक, अब अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने बोला था कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है दैट इज लाइन बाय टू टाइप ऑफ सेल। ठीक है, एक था सर्टोली सेल और दूसरा था तुम्हारा प्राइमरी जर्म सेल्स। ठीक है, जिनको हमने स्पर्मेटोगोनिया भी बोला था। ठीक, अब स्पर्मेटोगोनिया से शुरू करने से पहले थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली क्या हुआ है देखो। तुम्हारे पास में होते हैं टेस्टिस के अंदर होते हैं अनडिफरेंशिएटेड प्राइमोडियल जर्म सेल। ठीक है, ये बार बार माइटोसिस करेंगे एंड दे आर गोइंग टू इंक्रीज इन नंबर। ठीक है, और वो फिर बनाते हैं स्पर्म मदर सेल्स, या फिर हम उनको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। तो एनसीईआरटी में यहां से शुरू कर रखा है। ठीक है, उन्होंने स्पर्मेटोगोनिया को बोल दिया प्राइमरी जर्म सेल। प्राइमरी जर्म सेल से पहले का जो स्टेज होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमोडियल जर्म सेल। सो बहुत सारे प्राइमोडियल जर्म सेल है, अनडिफरेंशिएटेड है, उनका कोई फंक्शन नहीं है। दे आर गोइंग टू अंडरगो माइटोसिस बार बार एंड दे आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इन नंबर, और वो बनाएंगे स्पर्म मदर सेल या फिर बनाएंगे स्पर्मेटोगोनिया। इतना क्लियर है? ठीक है, अब ये स्पर्मेटोगोनिया जो है ये माइटोसिस करेंगे, और ये दो तरीके के स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं, टाइप ए एंड टाइप बी। उसमें से टाइप ए जो होता है वो आगे वापस से टाइप ए और टाइप बी बनाता है, तो ये स्टेम सेल की तरह एक्ट करता है। ये इतना एनसीईआरटी में नहीं है। जो टाइप बी है वो थोड़ा सा साइज के अंदर ग्रो करेगा, और ग्रो करके बन जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। मैं आपको वापस बता रही हूँ, अनडिफरेंशिएटेड प्राइमोडियल जर्म सेल है, उन्होंने बार बार माइटोसिस किया सो दैट दे कैन मल्टीप्लाई इन नंबर, और उन्होंने बना लिया स्पर्म मदर सेल या फिर स्पर्मेटोगोनिया। फिर उन्होंने माइटोसिस करके बनाया टाइप ए एंड टाइप बी। टाइप ए वापस से टाइप ए और टाइप बी बनाएगा, मतलब ये स्टेम सेल की तरह एक्ट करता है। और जो आपका टाइप बी है, ये टाइप बी आगे जाके बनाता है आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब यहां से लेके यहां तक की कहानी जिसमें आपने नंबर इंक्रीज किया है, ठीक है, उसको आप बोलोगे मल्टीप्लीकेशन फेज, क्योंकि आप मल्टीप्लाइंग इन नंबर। फिर ये वाली चीज ना ग्रो करके इतनी बड़ी हो जाती है, तो इसको यहां से लेके यहां तक को आप बोलोगे ग्रोथ फेज। तो अभी तक मैंने पहला फेज बताया मल्टीप्लीकेशन फेज, जो टाइप बी तक की कहानी है। फिर टाइप बी वाला बड़ा होके बन जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, साइज में ग्रो करता है, सो दैट इज नोन एज ग्रोथ फेज। ठीक, इतना क्लियर हुआ? नाउ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज मियोसिस। ठीक है, ये मियोसिस करेगा, और सबसे पहले करेगा मियोसिस वन। मियोसिस वन के एंड में कितने डॉटर सेल बनेंगे? दो, एक और दो। और हमें पता है मियोसिस वन के एंड में ही क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है, तो अगर आपका ये था 2n, तो ये दोनों हो जाएंगे nn। तो दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने। अब इन्होंने किया मियोसिस टू, और आपको मिले चार गोले, जिनको आप बोलते हो स्पर्मेटिड। ठीक, स्पर्म नहीं बने अभी। ठीक, इनकी भी प्लॉइडी क्या होगी? n, क्योंकि योर मियोसिस टू इज वेरी सिमिलर टू योर माइटोसिस, करेक्ट। फिर ये जो गोले हैं ये प्रॉपर स्पर्म का शेप लेते हैं बाय अ प्रोसेस जिसको आप बोलते हो स्पर्मियोजेनेसिस। वापस सुनना, यहां से लेके यहां तक की कहानी जो थी इसको आपने बोला मल्टीप्लीकेशन फेज। फिर ये थोड़ा सा साइज में ग्रो कर गया, इसको आपने बोला ग्रोथ फेज। फिर यहां से लेके यहां तक की कहानी को आप बोलेंगे मैच्योरेशन फेज। और ये गोला जो है ये स्पर्म जैसा शेप ले लेता है, इसको आप बोलते हो स्पर्मियोजेनेसिस। तो मल्टीप्लीकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योरेशन फेज, और फिर इसको आपने बोला स्पर्मियोजेनेसिस। मल्टीप्लीकेशन, ग्रोथ और मैच्योरेशन, इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। और ये जो आपका है स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना या स्पर्मेटोजोअन का बनना, इसको हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस, इन दोनों को मिला के हम बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, इतना क्लियर? ठीक, वापस मैं बता रही हूँ, अनडिफरेंशिएट प्राइमोडियल जर्म सेल है, वो बार बार माइटोसिस करेंगे, उन्होंने दे आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इन द नंबर। अब उन्होंने बनाया स्पर्म मदर सेल या फिर स्पर्मेटोगोनिया। ये फिर से माइटोसिस करके दो तरीके के बनाते हैं, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए जो है वापस से डिवाइड करके टाइप ए और टाइप बी बनाता है, बी वाला घुस जाता है आगे के काम में। बी वाला साइज के अंदर ग्रो करेगा और ग्रो करके बना लेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ से लेके यहाँ तक को आपने क्या बोला? मल्टीप्लीकेशन। फिर टाइप बी से ये ग्रो हो गया, उसको क्या बोला? ग्रोथ फेज। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाया मियोसिस वन से, दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ने मियोसिस टू से बनाए चार स्पर्मेटिड, इसको आपने बोला मैच्योरेशन फेज। फिर ये जो गोले गोले हैं दैट इज योर स्पर्मेटिड, इन्होंने शेप ले लिया स्पर्म का, ये इस प्रोसेस को आपने बोला स्पर्मियोजेनेसिस। ऊपर वाले तीनों फेजेस को मिला के हमने बोला स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, और स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस दोनों को मिला के बोला स्पर्मेटोजेनेसिस।
अब ये जो आपके स्पर्म है दे विल बी एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल, क्योंकि सर्टोली सेल इनको खाना देगा, तो ये सर्टोली सेल के अंदर जाके धस जाते हैं, और लेटर ऑन जब इनको जरूरत होती है तो ये रिलीज होते हैं, सो दे विल बी रिलीज इनटू द सेमिनिफेरस का ल्यूमन, और फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो ल्यूमन है वहां से उनको आगे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक, ये हुआ समझाने की बात। अब एनसीईआरटी क्या बोल रही है वो पढ़ लेते हैं। इन्होंने बोला है टेस्टिस के अंदर इमेच्योर मेल जर्म सेल्स होते हैं, ठीक है, ये जिनको उन्होंने बोला स्पर्मेटोगोनिया, वो स्पर्म बनाते हैं किस प्रोसेस से, स्पर्मेटोजेनेसिस से, जो कब शुरू होता है, प्यूबर्टी में, जो 11 12 13 की जो आपकी उम्र होती है उसमें शुरू होता है, फीमेल में ये अलग है। स्पर्मेटोगोनिया जो है दे आर प्रेजेंट ऑन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की वॉल, हमने बात करी थी सर्टोली और सेमिनिफेरस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है वो दो सेल से लाइंड होती है, सर्टोली सेल एंड योर प्राइमरी जर्म सेल, जिनको आप स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हो। स्पर्मेटोगोनिया क्या करेंगे, माइटोसिस करेंगे, एंड दे आर गोइंग टू इंक्रीज इन नंबर, मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट मल्टीप्लिकेशन फेज। हर स्पर्मेटोगोनियम डिप्लॉयड होता है 2 एन और 46 क्रोमोसोम्स में होते हैं, उसमें से सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तो दे आर रेफरिंग टू टाइप बी। वो टाइप बी ग्रो करके क्या बोला जाएगा उसको, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। उन्होंने क्या किया, मियोसिस। फिर वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करके, मतलब रिडक्शनल डिवीजन कंप्लीट करके क्या बनानी है, दो इक्वल हेप्लॉइड सेल, उनको क्या बोला, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जिनमें 23 क्रोमोसोम है क्योंकि क्रोमोसोम आधा हो गया है। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है उसने क्या किया, सेकेंड मियोटिक डिवीजन, और क्या बना लिए, 4 इक्वल हेप्लॉइड स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड है वो गोले गोले। ठीक, अब स्पर्मेटिड की प्लॉइडी क्या होगी, इनकी भी प्लॉइडी होगी एंड हेप्लॉइडी होगा। फिर जो आपके स्पर्मेटिड है उनको हम कन्वर्ट करते हैं ऐसे शेप वालों में, इनको आप बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोन इज सिंगुलर, या फिर स्पर्म, किस प्रोसेस से, स्पर्मियोजेनेसिस से, ये हमने बात किया। फिर स्पर्मियोजेनेसिस के बाद में स्पर्म का जो हेड है वो किस में धस जाएगा, सर्टोली सेल में, और फाइनली उनको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन। इतना डन, ये वही बात है जो यहाँ पे मैंने बस डिकोड करके बता दिया कि उन्होंने बोला है सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया, दैट मींस दे आर रेफरिंग टू टाइप बी। ठीक, एक डायग्राम दे रखा है, इसके अंदर स्टेजेस, मेच्योरिटी के स्टेजेस के हिसाब से, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया में जो 2n है, ये अजीब का शेप का जो सेल है दैट इज सर्टोली सेल, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, फिर सेकेंडरी है, फिर ये वाले आपके हैं स्पर्मेटिड, और फिर ये आपके स्पर्मेटोजोआ। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बता रखा है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस की। स्पर्मेटोजेनेसिस जो भी कहानी हो रही है, इसको हार्मोन्स, कोई ना कोई हार्मोन्स तो होंगे जिसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वो समझते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस हमें पता है कि प्यूबर्टी के वक्त शुरू होता है। वो क्यों शुरू होता है, क्योंकि जो आपके जीएनआरएच है दैट इज गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, कहाँ से आता है, हाइपोथैलेमस से, उसका अमाउंट बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा रखा है 22वें चैप्टर के अंदर कि जो आपका जीएनआरएच है दैट इज कमिंग फ्रॉम योर हाइपोथैलेमस, वो जो है वो इंक्रीज हो जाता है। उसके इंक्रीज होने की वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। वो कैसे रेगुलेट करता है वो समझिए यहाँ से। हाइपोथैलेमस है, उसने रिलीज किया जीएनआरएच। अब जीएनआरएच कहाँ पे जाएगा, पिट्यूटरी पे, क्योंकि पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, दैट इज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी को बोला आप गोनेडोट्रोफिन रिलीज करो। गोनेडोट्रोफिन दो तरीके के होते हैं, एलएच और एफएसएच। एलएच का दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्योंकि दे आर गोइंग टू वर्क ऑन इंटरस्टिशियल सेल, जिनका दूसरा नाम है लेडिक सेल। एलएच ने काम किया लेडिक सेल पे। अब लेडिक सेल के पास क्या है रिलीज करने को, टेस्टोस्टेरोन, उसने टेस्टोस्टेरोन रिलीज करा, और टेस्टोस्टेरोन क्या बनाएगा, आपके स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, तो आप उसको बोल देंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में हेल्प करता है। अगर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा अमाउंट में सीक्रेट होता है, यही नेगेटिव फीडबैक दे देगा, और फिर टेस्टोस्टेरोन का अमाउंट कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाए, जीएनआरएच कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये भी कम हो जाएगा। ये जो आपका एफएसएच है ये जाता है सर्टोली सेल पे, और सर्टोली सेल से रिलीज करवाता है एबीपी और इनिबिन। इनिबिन तो तभी रिलीज होगा जब बहुत ज्यादा स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, तो नेगेटिव फीडबैक देने के लिए। एबीपी क्या करता है, एबीपी पहली चीज स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट कराता है। ठीक है, दूसरी चीज ये टेस्टोस्टेरोन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करवाता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हमने ऊपर भी बात करी थी, मैंने जब आपको सर्टोली सेल पढ़ाया था तब। ठीक है, और ये कुछ ऐसे फैक्टर्स रिलीज करते हैं जो स्पर्मियोजेनेसिस, याद है स्पर्मियोजेनेसिस क्या था, ये गोला जो है वो इसमें कन्वर्ट हो रहा था, स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस के अंदर भी हेल्प करता है बाय रिलीजिंग सर्टेन फैक्टर्स। ठीक, ये हो गया हार्मोनल कंट्रोल, ये वाला पार्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारी बात हो गई गैमेटोजेनेसिस में, स्पर्मेटोजेनेसिस की हमने बेसिक बातें कर ली है। अब हम आगे बात करेंगे थोड़ा सा स्पर्म के बारे में। अब स्पर्म क्या है, हमें पता है स्पर्म इज द मेल गेमीट। ठीक है, तो मेल गेमीट की बात हो गई। स्पर्म एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, आपको माइक्रोस्कोप के अंदर ही दिखेगा। उसके 4 पार्ट होते हैं, हेड, नेक, मिडल पीस और टेल। चलिए फोकस करते हैं। सबसे पहले ये वाला पार्ट है, इसको आप बोलेंगे हेड। ठीक है, पूरा जो स्पर्म है आपका, पूरी स्पर्म की बॉडी इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो एनवलप द होल बॉडी, पूरी बॉडी को उसने एनवलप कर रखा है। हेड का जो आगे का पोर्शन है, ठीक है, एंटीरियर पोर्शन, ठीक है, एंटीरियर पोर्शन पे होता है आपका एक कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसको आप बोलते हो एक्रोजोम। ठीक है, एक्रोजोम के बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं। एक्रोजोम बनता किससे, ये बनता है आपकी गोल्जी कॉम्प्लेक्स से। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं लाइजोजोम से। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कि इट इज अ मॉडिफाइड लाइजोजोम। इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जिनको हम स्पर्म लाइसिन्स भी बोलते हैं। 3 तरीके के होते हैं, नाम याद करना, हाइल्यूरोनाइडेस, जोनालाइसिन
इसका एक एग्जांपल है एक्रोजिन एंड कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम आगे जाके कोरोना रेडिएटा को ब्रेक करता है, जोना लाइसिन आगे जाके जोना पेलिसिडा को ब्रेक करता है, और हाइल्यूरोनाइडेज कोरोना रेडिएटा के जो सेल है वो आपस में चिपके हुए होते हैं हाइल्यूरोनिक एसिड से, उसको तोड़ता है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे बेटा जी, जब फर्टिलाइजेशन की कहानी होगी ना तब हम बात करेंगे। ठीक, तो ये हो गई एक्रोजोम की कहानी। एक्रोजोम के बारे में एनसीईआरटी में दे रखा है कि एंटीरियर पोर्शन को कवर करता है हेड के, और ये कैप लाइक होता है। ठीक, और दूसरी चीज, ये जो एक्स्ट्रा बातें मैंने बताई ये आप याद रखेंगे। ठीक, उसके बाद में आता है हेड। हेड का ये वाला पार्ट, ठीक है, हेड का ये वाला पार्ट के अंदर है क्या आपका, इसके अंदर है आपका न्यूक्लियस। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होता है आपका, न्यूक्लियस में होता है आपका जेनेटिक मटेरियल, प्लॉइडी क्या होगी एन, करेक्ट। ठीक है, इसके अंदर बेसिक प्रोटीन भी होता है जिसका नाम आप बोल रहे हो प्रोटामीन। ठीक है, प्रोटामीन, फाइन, इतना याद करने की जरूरत नहीं। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक की। नेक के अंदर दो सेंट्रियोल होते हैं, एक होता है आगे का सेंट्रियोल, एक होता है पीछे का सेंट्रियोल। आगे वाले को बोलते हैं प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, जो बनाया हुआ नहीं है एनसीईआरटी में, मैंने बना दिया है। पीछे वाले को बोलते हैं डिस्टल सेंट्रियोल। जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है उसको तो हम जाइगोट को दे देते हैं क्लीवेज के वक्त, क्योंकि उसके पास खुद का नहीं होता है, तो वो क्लीवेज करने में हेल्प करता है, जो कि माइटोटिक डिवीजन होता है। और जो आपका डिस्टल वाला होता है ये बनाता है एक्सियल फिलामेंट, और ये एक्सियल फिलामेंट जो होता है ये आगे जाके आपके टेल को भी बनाता है। ठीक, उसके बाद में आता है आपका मिडल पीस। मिडल पीस के अंदर ऐसे स्पाइरल फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज होता है, और ये जो स्पाइरल अरेंजमेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, इसको आप बोलते हैं निबंकन शीथ। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया भाई साहब एनर्जी बनाएंगे, एटीपी बनाएंगे। एटीपी क्यों चाहिए, क्योंकि स्पर्म को स्विम करना है, करेक्ट ना। फिर यहाँ पे मिडिल पीस के एंड में एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको एन्यूलस या फिर जेंसन रिंग बोलते हैं, जिसका एज सच कोई स्पेसिफिक फंक्शन है नहीं। फिर आपकी आपकी टेल, टेल क्या है, कुछ नहीं है, फ्लेजिल है, 9+2 का अरेंजमेंट है। ठीक है, और टेल की वजह से स्पर्म की मोटिलिटी आती है। ठीक, ये वाला पार्ट मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद में ये जो आगे का कवर होता है इसको हम गैलिया बोलते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, और ये पीछे का जो पूरा कवर होता है इसको हम मेनचीटे बोलते हैं। मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें आपको बताई है, किसी किसी बुक्स में है, किसी किसी में नहीं है, कोई नहीं पूछता है, कोई भी नहीं पूछेगा आपको उसे। ठीक है, तो ये हमने शुरुआत की बातें सारी बता दी जो जो एनसीईआरटी के अंदर थी। ठीक है, स्पर्म के बारे में। अब हम लोगों ने बोल रखा है कि पर इजैकुलेशन कितना स्पर्म रिलीज होता है। अगर हम पर इजैकुलेशन की बात करें तो 3 से 4 ml इजैकुलेट होता है। उसकी पीएच होती है लगभग 7.2 से 7.4 के आसपास। ठीक है, और एक इजैकुलेशन में लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज किए जाते हैं। एक नॉर्मल बंदा जो हेल्दी है उसके 1 ml में 20 से 120 मिलियन के आसपास पर ml, ठीक है, इतने स्पर्म होते हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि एक बंदे को अगर नॉर्मल फर्टिलिटी का हमें बोलना है कि भाई साहब हाँ आप नॉर्मली फर्टाइल हैं, ठीक है, तो उसके जितने भी स्पर्म है उसमें से 60% स्पर्म जो है उनका नॉर्मल शेप और साइज होना चाहिए, और उन 60 में से भी 40% की मोटिलिटी बढ़िया होनी चाहिए ताकि वो स्विम करके पहुंच पाए। ठीक है, वापस सुनना, जितने भी स्पर्म उसने रिलीज करें दैट इज 200 से 300 मिलियन स्पर्म, उसमें से 60% का नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए, और उन 60 में से 40% जो होना चाहिए उनकी मोटिलिटी बढ़िया होनी चाहिए। ठीक, ये वाली बातें मैंने आपको बता दी है। अब उन्होंने बोला कि स्पर्म जो है उनको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से हम लोग ट्रांसपोर्ट करेंगे। ठीक है, किसकी हेल्प पे, एक्सेसरी डक्ट की हेल्प से। साथ साथ में बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर है जो अपने अपने सीक्रेशन डालते हैं, और वो सीक्रेशन की वजह से आपके स्पर्म धीरे धीरे मेच्योर होते हैं और मोटिलिटी होते हैं। ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, इग्नोर्ड है। कहाँ कहाँ से सीक्रेशन आ रहा है, एपिडिडाइमिस से आता है, वास डिफरेंस से आता है, सेमिनल वेसिकल से तो आता ही है, और प्रोस्टेट से भी आता है। ये जो आपका सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट है, ये सब जो भी है ये रिलीज करते हैं सेमिनल प्लाज्मा, और वो सेमिनल प्लाज्मा और जो स्पर्म है वो दोनों मिलके बनाते हैं सीमन। सेमिनल प्लाज्मा इज रिच इन कैल्शियम, फ्रक्टोज एंड एंजाइम, ये हमने पीछे भी पढ़ा था ग्लैंड्स के अंदर। ठीक है, जितने भी आपके मेल के एक्सेसरी डक्ट है या जो ग्लैंड है उनका फंक्शन कौन मेंटेन करता है, आपके टेस्टिकुलर हार्मोन जैसे कि एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन। साइड में मैंने थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा बात लिख रखी है, ये कि अगर हमने बोला है कि 1 ml के अंदर लगभग 20 से 120 मिलियन होने चाहिए तब वो बंदा नॉर्मल है। अगर 20 मिलियन से कम होता है तो हम बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया है उसको। अगर किसी भी सीमेन के अंदर स्पर्म नहीं होते हैं, है ही नहीं या बहुत कम है, तो उसको हम एजोस्पर्मिया बोलते हैं। ए मतलब एब्सेंस, ठीक है। अगर मरे हुए स्पर्म ज्यादा होते हैं तो उसको हम बोलते हैं नेक्रोस्पर्मिया, नेक्रोसिस मतलब डेथ, ठीक है। एस्टिनोजूस्पर्मिया होता है अगर स्पर्म है लेकिन मोटाइल नहीं है, चल ही नहीं पाएंगे, क्या फायदा। और अगर अबनॉर्मल स्पर्म है तो उसको हम बोलते हैं टेरेटोजूस्पर्मिया। टेरेटोजेंस आपको याद होगा कि अगर टेरेटोजेंस का कंजप्शन हो जाता है प्रेगनेंसी के अंदर तो बच्चा माल फंक्शनड बनता है, तो वो टेरेटोजूस्पर्मिया है। अगर अबनॉर्मल स्पर्म उनका शेप साइज वगैरह सब बढ़िया नहीं है तो हम उसको बोलते हैं टेरेटोजूस्पर्मिया। ये वाला पार्ट काफी एक्स्ट्रा है, आपकी मन हो तो याद कर लीजिएगा, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। ये हो गई हमारे मेल वाले की बात क्लियर। अब हम बात करेंगे फीमेल गैमीट की, दैट इज oogenesis। सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट इज नोन एज oogenesis। जैसे हमने बात करी कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी पे शुरू होता है, वैसे ही oogenesis जो है वो प्यूबर्टी पे शुरू नहीं होता है। oogenesis तभी शुरू हो जाता है जब एक फीमेल अपने मदर के वूम्ब में होती है, मतलब अपनी फीटल लाइफ में जब होती है ना, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब कर रही होती है तभी शुरू हो जाता है। ठीक है, so there is a remarkable difference between your spermatogenesis and your oogenesis। ठीक,
थोड़ा सा शुरू करते हैं, एनसीईआरटी क्या बोल रही है उसकी। ठीक, oogenesis एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में शुरू हो रहा है। उस वक्त लगभग कपल ऑफ मिलियन, ठीक है, मतलब 2 मिलियन के आसपास गेमीट मदर सेल, जिनको आप बोलते हो ऊगोनिया, वो हर ओवरी में बनते हैं। ठीक है, अ कपल ऑफ मिलियन गेमीट मदर सेल्स आर फॉर्म विद इन ईच ओवरी। ठीक, बर्थ के बाद में और नए ओगोनिया नहीं बनेंगे, मतलब जो भी ओगोनिया बनने होते हैं ना, वो जब फीटल लाइफ में होती है, मम्मी के वूम में होती है, तभी बन जाते हैं, और लगभग कपल ऑफ मिलियन बनते हैं एक एक ओवरी के अंदर। ठीक, अब ये सेल्स डिवीजन शुरू करते हैं, लेकिन जब वो डिवीजन शुरू करते हैं ना, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाता है। मैं ना ये पढ़ाने से पहले आपको एक बार पीछे का एक फ्लो चार्ट पढ़ा देती हूँ यार, तब क्लियर होगा। ध्यान से सुनना क्या हुआ है। ठीक, फीमेल है, अपने एम्ब्रियोनिक लाइफ में है, अपनी फीटल लाइफ में, अपने मदर के वूम में, तभी उसने शुरू कर दिया है। ठीक, ध्यान से सुनना। ऊगोनिया है, वही वाली मेल वाली कहानी होगी। ठीक है, ऊगोनिया बनेंगे, वही कहानी। प्राइमोडियल जर्म सेल्स है, प्राइमोडियल जर्म सेल से बना तुम्हारा ओवम मदर सेल, या फिर हमने बोला ऊगोनिया। ऊगोनिया ने ग्रो करा, और ग्रो करके क्या बना लिया, प्राइमरी oocyte। ये प्राइमरी oocyte जो है, यहाँ तक की कहानी जो हुई है, ये फीटल लाइफ में हुई है। ठीक है, और अब जो कहानी होगी कि ये प्राइमरी oocyte अपना मियोसिस वन शुरू कर देता है, शुरू कर देता है एम्ब्रियोनिक लाइफ में, लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाता है। कहाँ पे अटकता है, ये डिप्लोटीन पे अटक जाता है। डिप्लोटीन इस प्रोफेज का, प्रोफेज वन का फेज, वहीं पे अटक जाएगा। और ये जो अरेस्टेड है प्राइमरी oocyte, इसी को लेके एक फीमेल पैदा होती है। ठीक, इतना क्लियर, डन। अब वो फीमेल जब तक प्यूबर्टी पे नहीं पहुंचती तब तक कुछ भी नहीं होगा, ऐसा का ऐसा ही रहेगा, अटका हुआ ही रहेगा डिप्लोटीन पे। अब मान लो फीमेल ने अटेंड कर लिया 12-13 की उम्र, प्यूबर्टी आ गई है। जब उसको प्यूबर्टी आती है तो वो ओव्यूलेट करना शुरू होती है। तब ये जो डिप्लोटीन है उसके आगे के फेजेस, दैट इज जो तुम्हारे डिप्लोटीन हो गया, डाइकाइनेसिस हो गया, फिर मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज वन, ये कंप्लीट होगा। ठीक, फिर मियोसिस टू कंप्लीट होगा, और फिर बनेगा आपका सेकेंडरी oocyte। क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte, और बनेगी फर्स्ट पोलर बॉडी। और ये सेकेंडरी oocyte कब बना, प्यूबर्टी पे। और यही सेकेंडरी oocyte वापस से मियोसिस टू शुरू करेगा, और फिर से अटक जाएगा मेटाफेज पे। और ये मेटाफेज पे अटका हुआ जो सेकेंडरी oocyte है, इसको रिलीज करती है फीमेल अपने प्यूबर्टी के ओव्यूलेशन के वक्त। तो फिर इसने ओवम कब बनाया, नहीं बनाया। ये ओवम तब बनाती है जब मेल स्पर्म के कांटेक्ट में आती है। तो जब मेल स्पर्म इसके कांटेक्ट में आएगा सेकेंडरी oocyte के, तब इसका मियोसिस टू कंप्लीट होता है, सेकेंड पोलर बॉडी बनती है, ओवम बनता है, और फिर वो ओवम के साथ में फर्टिलाइज करता है मेल स्पर्म। ठीक, वापस समझाऊं, हुआ क्या। प्राइमोडियल जर्म सेल है, उन्होंने भर 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 के डिवाइड किया, और डिवाइड करके उन्होंने बना लिया तुम्हारा ऊगोनिया। ठीक है, फिर ऊगोनिया ने क्या करा, साइज वाइज में बड़ा होकर बना लिया प्राइमरी oocyte। ये जो प्राइमरी oocyte है आपका, ये प्राइमरी oocyte अब शुरू, ये यहाँ तक की सारी कहानी अभी एम्ब्रियोनिक लाइफ में चल रही है। इसने शुरू करा मियोसिस वन, और रुक गया कहाँ पे, डिप्लोटीन पे। ठीक है, अभी तक एम्ब्रियोनिक लाइफ ही है, डिप्लोटीन पे रुका हुआ है। अब बच्ची पैदा होती है। ठीक है, अब कुछ नहीं होना, प्यूबर्टी से पहले कुछ नहीं होने वाला है, वो डिप्लोटीन पे अटका हुआ ही रहेगा। ठीक, अब मान लो बच्ची 11-12-13 की उम्र आती है, प्यूबर्टी अटेन करती है, तब ये डिप्लोटीन के आगे के जो लाइकाइनेसिस, मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टीलोफेज वन वन कंप्लीट होता है, और मियोसिस टू कंप्लीट होता है, और फिर बनता है फर्स्ट पोलर बॉडी, और तुम्हारा सेकेंडरी oocyte, जिसकी प्लॉइडी होगी एन और एन, अनइक्वल डिवीजन है। फिर ये शुरू करता है मियोसिस टू, और मियोस अगर मैंने गलती से पहले मियोसिस टू बोल दिया तो ध्यान रखना, ये शुरू करता है आपका मियोसिस टू। और मियोसिस टू जो है वो शुरू होने के बाद में क्या बनता है आपका, सेकेंड पोलर बॉडी और आपका ओवम। ठीक है, और ये कब बनेगा ओवम, जब स्पर्म कॉन्टेक्ट में आएगा। ठीक है, डन। चलो, अब वापस आते हैं इधर। इसने क्या बोला है, इसने ऐसे बोला कि कपल ऑफ मिलियन गैमीट मदर सेल ओगोनिया बनते हैं हर फीटल ओवरी के अंदर, और बर्थ के बाद में कोई नया ओगोनिया नहीं बनता है। ठीक है, ये सेल्स डिवीजन को शुरू करते हैं, लेकिन प्रोफेज वन पे अटक जाते हैं, डिप्लोटीन पे। ठीक है, अरेस्टेड रहते हैं, और इनको आपने क्या बोला, प्राइमरी oocyte। हमने भी यही बोला था कि प्राइमरी oocyte अटक जाएगा डिप्लोटीन वन पे। अब वो जो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे ना फॉलिकल का फॉर्मेशन भी बता रखा है। oogenesis एंड folliculogenesis आर टू डिफरेंट थिंग। फॉलिकल होता है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, जो हम अराउंड oocyte लगाते जाते ताकि हम उसको प्रोटेक्ट कर सके। तो फॉलिक्यूलोजेनेसिस और oogenesis साइमल्टेनियसली चलता है। बाहर लेयर्स लगती जाती है, और अंदर तुम्हारा oocyte डेवलप होता जाता है। तो बहुत बार ऐसे होगा कि बाहर प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल और मैच्योर फॉलिकल बन रहा है, और अंदर की तरफ तुम्हारा प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, ये वाली कहानी चल रही है। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने क्या करा है, इसको कपल कर दिया है, चीजों को दोनों को साथ में बता रहे हैं, हम थोड़ा अलग अलग पढ़ते हैं। ठीक, ध्यान से समझना, मैं आपको फॉलिक्यूलोजेनेसिस समझा रही हूँ। ठीक, होता क्या है, ये है आपका प्राइमरी oocyte। ठीक, कौन सा प्राइमरी oocyte, विच इज अरेस्टेड एट प्रोफेज वन, डिप्लोटीन। ठीक है, अब ये ओवरी के अंदर है, ओवरी में स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा के सेल्स होते हैं, स्ट्रोमा के सेल्स ना
इसके आजू-बाजू होते हैं। स्ट्रोमा के सेल्स धीरे-धीरे फ्लैट होने लग जाते हैं और फ्लैट होके बनाते हैं फॉलिक्यूलर सेल्स और आप इस पूरी लेयर को बोल दोगे फॉलिक्यूलर एपिथेलियम। इसको हम प्राइमोर्डियल फॉलिकल बोलेंगे। देखो ये जो अंदर है ये तो प्राइमरी oocyte ही है। oocyte के आजू-बाजू हम लेयर लगाएँगे। वो जो लेयर लगाने का प्रोसेस है उसी को हम फॉलिक्यूलोजेनेसिस बोलते हैं। फिर धीरे-धीरे ये जो फॉलिक्यूलर एपिथेलियम है, ये जो सेल्स है ये धीरे-धीरे कॉलमनार होते जाते हैं, लंबे-लंबे होते जाएँगे। ठीक? फिर लंबे होने के बाद में अगला स्टेज क्या होगा? ये जो आपकी प्राइमरी oocyte है, ये प्राइमरी oocyte के आजू-बाजू एक लेयर सीक्रेट कर दी जाती है, उस लेयर को आप बोलते हो ज़ोना पेलिसिडा। ठीक है? इतना क्लियर? और इसको आप बोलोगे प्राइमरी फॉलिकल या अर्ली प्राइमरी फॉलिकल। धीरे-धीरे क्या होता है, फॉलिक्यूलर सेल जो होते हैं वो प्रोलिफरेट करने लग जाते हैं और प्रोलिफरेट करने के बाद में बहुत सारे लेयर्स ऑफ सेल्स बना लेंगे और ये जो सेल्स है इनको हम बोलेंगे ग्रेन्युलोसा सेल्स। और ये जो मेम्ब्रेन बन गई है पूरी रेड वाली ग्रेन्युलोसा सेल की, इसको हम बोलेंगे मेम्ब्रेन ग्रेन्युलोसा। ठीक? फिर इसके बाद में धीरे-धीरे स्ट्रोमा के सेल्स और थिक होते जाते हैं, कंडेंस होते जाते हैं और एक और लेयर लगा लेते हैं जिसको आप बोलते हो थीका इंटरना। तो थीका इंटरना आ गई, मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा आ गई और ये ज़ोना पेलिसिडा आ गई। और ये जो थीका इंटरना है ये भर-भर के आपका एस्ट्रोजन रिलीज़ करती है, ठीक है? क्योंकि ये ग्लैंडुलर है। इतना क्लियर? ये है आपका सेकेंडरी फॉलिकल। तो ये प्राइमरी फॉलिकल है, अब आपका सेकेंडरी फॉलिकल बन गया जिसके अंदर थीका की लेयर्स आने लग गई है और अभी अंदर आपका प्राइमरी oocyte ही है, उसने कहानी शुरू नहीं करी है, ठीक? फिर धीरे-धीरे थीका इंटरना के बाहर एक और लेयर आती है जिसको आप बोलते हो थीका एक्सटर्ना, ठीक? फिर क्या होता है अल्टीमेटली, फिर ये हुआ आपका सेकेंडरी फॉलिकल बन गया, अब टर्शियरी फॉलिकल बनेगा। टर्शियरी फॉलिकल में ना एक बीच में एक कैविटी बन जाती है, उस कैविटी को आप बोलते हो एंट्रम और इस एंट्रम के अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसको आप बोलते हो लिकर फॉलिक्यूलाई, ठीक? फिर ये टर्शियरी फॉलिकल धीरे-धीरे कन्वर्ट होता है मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल के अंदर। नया क्या होता है, ये जो ब्लू वाली लेयर है जिसको हमने ज़ोना पेलिसिडा बोला था, इसके आजू-बाजू एक और लेयर आ जाती है जिसको हम बोल देते हैं कोरोना रेडिएटा, ठीक? वापस सुनना, ये क्यों बताया गया है? देखो, ये इसलिए बताया गया है कि हम लोगों को पता है कि यार oocyte जो है वो पूरे इतने सालों तक रहने वाला है, ठीक है? उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा इसलिए हम उसके आजू-बाजू लेयर्स लगाते जाते हैं और वो जो लेयर लगाने का प्रोसेस है उसी को आप फॉलिक्यूलोजेनेसिस बोलते हो। तो अगर हम देखें ये एक मैच्योर या ग्राफिन फॉलिकल है जिसमें ये है तुम्हारा oocyte जो कि अगर मैच्योर या ग्राफिन फॉलिकल की बात है तो उस वो सेकेंडरी oocyte के स्टेज पे है। वो सेकेंडरी oocyte जो मेटाफेज पे अटका हुआ है, ठीक है? इसके आजू-बाजू ब्लू वाली लेयर लगती है जिसको आप बोलते हो ज़ोना पेलिसिडा, फिर होती है कोरोना रेडिएटा, फिर होता है मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा, फिर एंट्रम है और थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। ये इतनी सारी लेयर लगाते हैं हम। ये जो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल है ये अब फटेगा 14th डे पे और फिर उसमें से रिलीज होता है सेकेंडरी oocyte और ये सेकेंडरी oocyte जब स्पर्म के कांटेक्ट में आएगा तब ये मियोसिस 2 कंप्लीट करता है, ठीक है? तो ये पूरा प्रोसेस है। अब इसमें पूछा जाता है कि आपने यहाँ से तो शुरुआत करी थी प्राइमरी oocyte से, तो ये प्राइमरी oocyte जो है ये सेकेंडरी oocyte में कब कन्वर्ट होता है? टर्शियरी फॉलिकल वाले स्टेज में। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जब ये टर्शियरी फॉलिकल वाला स्टेज होता है, जब इसके अंदर एंट्रम के अंदर फ्लूइड भरा होता है, ये वो स्टेज है जहाँ पे आपका प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब आपका मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाता है। डिप्लोटीन से डाइकाइनेसिस, फिर आपका मेटाफेज 1, फिर आपका टेलोफेज 1 और एनाफेज 1, यहाँ तक की कहानी कंप्लीट हो गई है। फिर ये सेकेंडरी oocyte अटकता है वापस किस पे? मेटाफेज 2 पे। मेटाफेज 2 पे अटकने के बाद में अटका हुआ रहेगा और ये मेटाफेज 2 पे अटका हुआ सेकेंडरी oocyte हम रिलीज कर देते हैं। ठीक, इतना क्लियर? डन। तो पढ़ते हैं। इसने बोला ईच प्राइमरी oocyte इज देन गेट सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स। हमने मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा बोला, उसको हमने बोला प्राइमरी फॉलिकल। और ये बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल धीरे धीरे डीजनरेट कर जाते हैं बर्थ से लेकर प्यूबर्टी में। ये जो फॉलिकल्स का अपने आप डीजनरेशन ही जेनेटिक मैकेनिज्म है, इसको आप फॉलिकुलर अट्रीसिया बोलते हो। और प्यूबर्टी की हम बात करें तो उसमें 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल ही हर ओवरी के अंदर है। हम लोग ना पूरी जिंदगी में 450 के आसपास सेकेंडरी oocyte रिलीज करते हैं बस, फीमेल्स की अगर हम बात करें तो, ठीक है? फिर प्राइमरी फॉलिकल्स के आजू बाजू और लेयर्स आ जाती है ग्रेनुलोसा सेल्स की और एक थीका लेयर आ जाएगी, उसको हम बोल देंगे सेकेंडरी फॉलिकल। फिर सेकेंडरी फॉलिकल धीरे धीरे टर्शियरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। उसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी आ जाती है जिसको आप बोलते हो एंट्रम एंड द फ्लूइड इज नोन एज लिकर फॉलिक्यूलाई, ठीक? इसने बोला यहाँ पे आपको अटेंशन ध्यान देना पड़ेगा कि यही वो स्टेज है जहाँ पे प्राइमरी oocyte जो है वो टर्शियरी फॉलिकल में साइज में ग्रो करके अपना पहला मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट करके, मतलब अपना डिप्लोटीन से डाइकाइनेसिस, फिर आपका मेटाफेज 1, फिर आपका टीलो एनाफेज 1 और टीलोफेज 1 कंप्लीट कर देता है। ये एक अनइक्वल डिवीजन है जिसमें आपको एक लार्ज हेप्लॉइड सेकेंडरी oocyte मिलेगा और एक फर्स्ट पोलर बॉडी मिलेगी। ये डन। फिर सेकेंडरी oocyte जो है उसके अंदर ऑब्वियसली बात है बड़ा है तो उसके अंदर ज्यादातर सारा साइटोप्लाज्म रह जाता है, ठीक है? फिर ग्राफिन फॉलिकल जो आपने बनाया उसको आप तोड़ देंगे, तोड़ने के बाद में उसमें से सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएगा और वो जो प्रोसेस होता है रिलीज का उसी को आप क्या बोलते हो? ओव्यूलेशन। ये ओवरी का डायग्राम दे रखा है, उसके अंदर ये वाला जो पार्ट है बाहर वाला, ये इसको आप बोलते हो कॉर्टेक्स और ये बीच वाला जो पार्ट है इसको आप बोलते हो मेडुला। जो बीच वाला पार्ट है उसमें ब्लड वेसल्स होती है, कॉर्टेक्स वाले पार्ट में प्राइमरी फॉलिकल है, फिर ये सेकेंडरी है टर्शियरी फॉलिकल जिसमें एंट्रम है, ये ग्राफिन फॉलिकल ये फटा हुआ है, इसमें से ओवम रिलीज हो गया और जब
ग्राफियन फॉलिकल फट जाता है तो जो बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल वो आगे जाके एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको आप बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। अगर एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो इस कॉर्पस ल्यूटियम को हम पूरे 9 महीने के लिए रखते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा सोर्स होता है आपका प्रोजेस्टेरॉन का, एंड प्रोजेस्टेरॉन इज अ प्रेगनेंसी हार्मोन जो आपकी एंडोमेट्रियम की लेयर को इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर करता है। हम पढ़ेंगे इम्प्लांटेशन क्या है, ठीक है। येलो कलर का होता है ड्यू टू ल्यूटिन। ठीक, ये क्लियर है। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि टर्शरी फॉलिकल के अंदर आपका प्राइमरी सेकेंडरी साइट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। वापस ये वाली चीज मैं आपको वापस बता रही हूँ एक बार क्लियरली। ठीक, पहले फीमेल वाले की बात करते हैं, ठीक है। प्राइमोडियल जर्म सेल है। प्राइमोडियल जर्म्स, ये मैं एम्ब्रियोनिक लाइफ की बात कर रही हूँ। प्राइमोडियल जर्म सेल है, वो डिवाइड करेंगे और बनाएंगे क्या आपके ऊगोनिया। ठीक, फिर ऊगोनिया जो है वो बना लेता है आपका प्राइमरी oocyte, और प्राइमरी oocyte जो है ये फिर डिवीजन शुरू करेगा कौन सा, मियोसिस वन। पर ये अटक जाएगा, कहाँ पे अटकेगा, प्रोफेज वन के डिप्लोटीन पे। ठीक, अब ये अटका हुआ जो प्राइमरी oocyte है इसी को लेके फीमेल पैदा होती है, और 12-13 की उम्र जो प्यूबर्टी की उम्र होती है उससे पहले कुछ नहीं होता नया। फिर जब वो प्यूबर्टी की उम्र में आती है तो ओव्यूलेट करना शुरू करती है, तो वो अपने 14 डे पे ओव्यूलेशन करेगी। तब जो आपका ये है डिप्लोटीन पटका हुआ, ये डाइकाइनेसिस करता है, मेटाफेज वन करता है, एनाफेज वन करता है, टेलोफेज वन करता है। मियोसिस वन कंप्लीट करते ही ये बनाता है फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte। ठीक, अब ये जो आपका सेकेंडरी oocyte है, ये सेकेंडरी oocyte क्या करेगा, ये शुरू करता है मियोसिस टू, और ये फिर से अटक जाता है। अटकेगा कब, ये अटकेगा मेटाफेज टू पे। और ये अटका हुआ जो है वो फीमेल अपने प्यूबर्टी के 14 डे पे रिलीज करती है। फिर ये जो अटका हुआ है ये जब स्पर्म के कांटेक्ट में आता है तो अपना ये मेटाफेज टू कंप्लीट करता है, एनाफेज टू कंप्लीट करता है, टीलोफेज टू कंप्लीट करता है और अपनी सेकंड पोलर बॉडी और ओवम बनाता है, और वो हम जाके फ्यूज कर लेता है। मेल वाले की बात करते हैं, मेल वाला सॉर्टेड है, ठीक है। कि ये तुम्हारे हैं अनडिफरेंशिएटेड प्राइमोडियल जर्म सेल, ये बनाते हैं आपके स्पर्मेटोगोनिया। फिर स्पर्मेटोगोनिया भी दो तरीके के होते हैं, टाइप ए टाइप बी। फिर आपका जो टाइप बी होता है वो आगे जाके प्राइमरी oocyte की तरह रोल प्ले करता है, फिर ये बनाएगा 2 सेकेंडरी oocyte, फिर ये बनाएंगे 4 स्पर्मेटिड गोले गोले, फिर स्पर्मेटिड से हम बना लेंगे स्पर्मेटोजून, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। चलो ये हो गया डन। अब अगले वीडियो के अंदर हम लोग शुरू करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया।